अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। मुल्क में दरियाओं का जो सैलाबी रेले हैं वो थम ना सके और बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए अब सिंध में कुछ घंटों में ये दाखिल हो जाएंगे। लेकिन आज दो मकाम के ऊपर फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया गया, पंजाब ही में फिरोजपुर और हरीके के मुकाम पर, क्योंकि दरियाए सतलज में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से बताया गया कि मज़ीद पानी जो है वो छोड़ा गया है। अब तक की जो अदाद शुमार है इसके मुताबिक पंजाब में ही 41 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, यानी वो लोग जो कि बेघर हुए हैं, और तकरीबन 4100 देहात हैं वो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं पंजाब के, जबकि 56 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। अब अगर हम सिंध का रुख करें जहां पर सैलाबी रेलों ने दाखिल होना है, वहां पर आज वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनके मुताबिक तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, लेकिन जो पुश्तें बंदों की जहां पर कमज़ोर हैं उनको मजबूत भी किया जा रहा है। लेकिन पंजाब की जो ओवरऑल सिचुएशन है इस पर बात करते हैं पहले, क्योंकि पंजाब सूबा एक बड़ा सूबा है और जिस हिसाब से वहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है यकीनन इसको एक कलामिटी ही कहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सूबाई वज़ीर सेहत है और चेयरमैन है काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ख्वाजा साहब, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर यह तबाही है, जो एरियल शॉट्स भी आते हैं और जो इस वक्त अदाद शुमार आए हैं कि 41 लाख अफराद मुतासर होना, 4100 देहात का मुतासर होना। सूबाई पंजाब की जो हुकूमत है वो हर तरफ रिलीफ ज़रूर फराम कर रही है, लेकिन क्या अभी तक इस पर गौर किया गया है कि पंजाब को कलामिटी हिट करार दिया जाए जो एक्ट के तहत है, ताकि आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में इस पर काम कर सकें जो रिलीफ के ऑपरेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका एक तो मेरी बहन बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। सैलाब भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पंजाब इस अपनी तारीख के बहुत बड़े सैलाब को फेस कर रहा है और एक ही वक्त पे 3 दरिया जो हैं उनमें सैलाब की कैफियत है। हम पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से अराउंड दी ईयर काम करते हैं और हम इस सारी सूरत हाल को इसका बगौर जायजा ले रहे थे और हमने ऑफ सीजन में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। जो तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह पे हमने इकदाम करने थे, चाहे बोट्स थी, OBMs थी, लाइफ जैकेट्स थी, चारा था, खाने था, तो तमाम फर्म्स को प्री क्वालिफाई कर लिया गया था कि अगर खुदा न खासा सैलाब की सूरत हो तो हम उससे नबूरदाज माँ उसके। जब तरबेला और मंगला की सूरत हम बड़ी बगौर देख रहे थे, लेकिन तरबेला 5-5.5 क्यूसेक जाने के बाद सिंध जो था वो एक्सट्रीम लाइन हो गया और झेलम में चूंकि मंगला अभी तक फिल नहीं हुआ तो मंगला की सूरत हाल जो है वो तवाज़ुन के साथ चल रही है। 3 दरिया हमारा इस वक्त जो है वो चैलेंज है, एक चनाब, रावी और सतलुज। चनाब की लेटर सूरत हाल ये है कि अपस्ट्रीम जो है वो सिस्टम अब कदर वीक है और पानी मराला से अगर हम चलें आगे खान की और कादराबाद हेड की तरफ तो पानी अब 1.5 लाख, 1,45,000 और 90,000 जो है मराला पे है। लेकिन इस वक्त जो चनाब की सूरत हाल है जहां पे पानी ज्यादा वो त्रीमो हेड है। त्रीमो हेड इस वक्त 5,43,000 क्यूसेक पानी है, लेकिन त्रीमो हेड के अपस्ट्रीम अगर 122 किलोमीटर पे जाए हम चेनोर ब्रिज पे तो 1 लाख से नीचे जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि त्रिमू का जो पानी आगे मुल्तान की तरफ जाएगा हेड मोहम्मद की तरफ, वो रेला बहुत लंबा नहीं है। हेड मोहम्मद पे इस वक्त जो मैक्सिमम सी लेवल है 417 में से 412 पे है, 5 फुट में से अभी फर्क है हमारे पास। तो हमने और फिर शेरशाह जो है वो 0.7 नीचे है, उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है 393.7 है और 393.2 पे हम इस वक्त हैं। यानी वहां तो ओवरऑल है इस वक्त जो सदन पंजाब खुसूसन मुल्तान, शेरशाह और मोहम्मद वहां पे बिल्कुल है, क्योंकि मैं 3 मेरे अपने विजिट वहां पे हैं और मैं सारे ब्रीच पॉइंट्स और एक जगह मैंने खुद विजिट की है कि रिलीफ कैंप मैंने खुद विजिट किया है और सीएम साहबा की डायरेक्शन पे हम हमारी जो पूरी टीम है मिनिस्टर्स की, हमारे डीसीज, आरपीओस, पीडीएमए, रेस्क्यूअर्स, पाक फौज बहुत इस वक्त काम कर रही है, हमारे मीडिया चैनल्स बहुत काम कर रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन है जो हम सब मिलकर कर रहे हैं और हमने अपने काम का आगाज सतलुज से किया था। जब सतलुज में पानी आना शुरू हुआ था आज से 18 दिन पहले, तो हम सतलुज से हमने मौके पे जाके काम शुरू कर दिया था, रिलीफ कैंप लगा लिए थे। और ये मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब सीएम साहबा पाकिस्तान से बाहर थी तो उन्होंने वहां पे वीडियो लिंक मीटिंग हमने अपनी शुरू कर दी थी, क्योंकि सिस्टम हमें ये बता रहा था। हमें हिंदुस्तान की तरफ से अफसोसनाक बात यह है कि वक्त पे इतला नहीं की गई, लेकिन हमारा जो अपना सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि तिब्बत की क्या सूरत हाल है, इंडिया की क्या सूरत हाल है, उस सिस्टम की असेसमेंट के साथ हम अपना पूरा जो ऑपरेशन था उसको हमने तैयार किया था और हमने बहुत बर वक्त लोगों का इनखला किया और बहुत बड़ी तादाद में जो 20 लाख से ज्यादा और 13 लाख से ज्यादा
جانور ہیں جن کو انخلا کیا گیا، اور اس پہ چونکہ ٹائم کے ساتھ کیا گیا، 24 گھنٹے کام کیا، یہی وجہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جو بہت زیادہ لائف خدا نہ لاس ہونے کا خطرہ تھا، بدقسمتی سے ہوئی تو صحیح، لیکن یہ شکر ہے کہ بہت سی زندگی ہم بچا سکتے۔ اچھا، لیکن خواجہ صاحب کیونکہ دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا، انٹیگریٹڈ اپروچ ہے، تمام ادارے آپ لوگ ان کوآرڈینیشن کام کر رہے ہیں، پہلے سے بھی آپ پریپیئر کر رہے تھے، بٹ میرا سوال یہی ہے کہ اگر آپ کلیمٹی سٹرک ایریا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک پورا ایک نظام بن جاتا ہے جس میں ریلیف کمشنر کی اپوائنٹ ہونا، اور اس کے بعد جو رسک اسیسمنٹس ہیں یا اوور آل جو تخمینہ لگایا جانا ہے یا پھر انٹرنیشنل ایڈ درکار ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیا پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اکیلے مینج کر لے گی سب کو؟ نادیہ بہن، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس ڈیٹا میں ہر دریا کا یہ سسٹم موجود ہے کہ کتنے گاؤں، کتنی زمین زیر آب ہے، کتنے سٹرکچر ڈیمیج ہیں۔ سو اس تک میں چونکہ پی ڈی ایم میں موجود ہوں، اس سے بھی جو ہمارے ریلیف کمشنر ہیں، ایس ایم بی آر، ڈی جی عرفان صاحب اور سب لوگ ابھی دوسرے کمرے میں بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں جو آپ نے کہا، اور سی ایم اس پہ خود 2 میٹنگز کر چکی ہیں، کیونکہ پہلا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ انخلا تھا انسانوں کا اور جانوروں کا، اپنے بہن بھائیوں کو نکالنے کا اور جانوروں کو بچانے کا۔ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ وہ ریلیف کیمپ پہ جہاں جہاں موجود ہیں ان کو کھانا دیں، ویکسینیشن دیں، بیماریوں سے روکنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چارہ دیں جانوروں کا۔ تھرڈ سٹیپ پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تھرڈ سٹیپ یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے، اس پہ سی ایم 2 میٹنگز کر چکی ہیں، اور 1 یا 2 دن میں وہ جو پیکج ہے وہ فائنل ہوگا، اور فائنل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو خود اناؤنس کرے گی۔ چوتھا ایک اور بھی سٹیپ ہے جس پہ ہم کام کا آغاز کر چکے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کی ہم نے تیاری کیا کرنی ہے۔ کیا اگلے سال اگر پانی اسی طرح ہی آئے گا، اور بریچز کہاں پہ کرنے ہیں، کیا چیزوں کو امپروو کرنا ہے، کس جگہ پشتوں کو بہتر کرنا ہے، کون کون سی وادیوں کو بہتر کرنا ہے۔ بہت سارے سٹیپ ضرور لینے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ چکی کہ لیسنز آر لرنڈ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی فالوئنگ دیٹ۔ لیکن خواجہ صاحب یہ چیز بتائیے نا، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر اس وقت پنجاب میں تباہی آئی ہے اکیلے نہیں مینج کیا جا سکتا۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری کی مدد کی ضرورت نہیں ہے پنجاب کے فلڈز یا ریلیف ورک کے لیے اس وقت؟ دیکھیں اس پہ تو ظاہر فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے۔ جب ناروال ہم گئے تھے، جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ گئی تھی ناول، میں ان کے ساتھ تھا، تو ڈسکشن تو آج سے 15 دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل ہمارے ادارے ہمیں آلریڈی سپورٹ کرتے ہیں ان سے تو وفاق اور صبح تو لازمی بات کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے، اور جس حد تک ہوتا ہے میکسیمم پیکج دیں گے۔ لوگوں کی کراپ ڈسٹرب ہیں، لوگوں کا اسٹرکچرل ڈیمیج ہے، تو اس کو تو انشاءاللہ حکومت کمپنسیٹ کرے گی، اور چیف منسٹر اس پہ کام کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک کو اس پہ اناؤنس کر دیں گی۔ اچھا، تو یہ جو آپ ازالے کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج بھی ذکر ہوا، مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا اس کا ذکر، گزشتہ روز بھی کیا تھا، تو ایک تو کراپس ہوئے ہیں، مویشی لوگوں کے بہت سے بچے ہیں، بہت سے بہہ بھی گئے ہیں، گھروں کا نقصان ہوا ہے، تو یہ کس طرح سے آپ لوگ مطلب کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں سلمان صاحب، تو ان کا جو ازالے کا پیکج ہے کچھ نادیہ بہن، جی اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جو کراپس ڈیمیج ہے اس کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ جو اسٹرکچرل ڈیمیج ہے اس کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے، پھر جانوروں کا بھی نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اور اس کے ساتھ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ تو اس پہ بڑا کمپریہنسو پروگرام بن رہا ہے، اس پہ ہم کام اپنا شروع کر چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں تک اس کو فائنل کر کے سی ایم کو سبمٹ کر دیں گے، اور اگلے ہفتہ جو ہفتہ یہ شروع ہو رہا ہے اس پہ اس کو باقاعدہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اوکے، ایک اور سوال جو ظاہر لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، بہت سی این جی اوز مدد کرنا چاہتی ہیں، اور ان این جی اوز میں آپ کو علم ہے جو ویلفیئر کے ادارے ہیں اس میں عام پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں، کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ پنجاب میں جا کر ریلیف ورک کر سکیں، اور اگر ہے تو اس کا کیا سسٹم بنایا گیا ہے؟ نادیہ بہن، پہلی بات جو آپ نے کی، ہماری بہت سی این جی اوز اور جو اچھے پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہیں وہ کام اپنا کر رہے ہیں، اور ہم ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی ہم ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ان کو جگہ فراہم کی جاتی ہے، ان کو ایریا جو ہے وہ ہم تفویض کر دیتے ہیں، تو این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اور یہ میرا ذاتی ایک انالیسس ہے، کہ چیمبر آف کامرس کو اور تاجر میرے بھائیوں کو مزید آگے آنا چاہیے۔ میں نے 2010 کے سلسلے میں بھی کام کیا ہے، 2014 کے سلسلے میں بھی کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی کمی ہے، اور وہ ایز اے پاکستانی کے جہاں حکومت اپنا کام کر رہی ہے، سب حکومتیں اپنے اپنے صوبے جہاں جہاں پہ کوئی ایشو آیا، ہر حکومت نے، جیسے سندھ میں مراد شاہ صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں تاجر بھائیوں کو اور جو
चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि आपने जिक्र किया हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह का, जहाँ पर प्रेशर भी है पानी का, और वहाँ बड़े सैलाबी रेलों ने गुजरना है, इनखला भी हुआ है। कासिम गिलानी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बाकायदा अपील की, उन्होंने कहा मरियम साहिबा आई तो गवर्नमेंट का फोकस मुल्तान की तरफ आया है, जो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमें रिलीफ टेंट्स भी दिए हैं, लेकिन हमें मज़ीद रिलीफ टेंट्स की भी ज़रूरत है, और उन्होंने दीगर जो हाइजीन किट्स का जिक्र किया जो ख़वातीन के लिए ज़रूरत है, और क्योंकि ख़वातीन पर्दा करती हैं लिहाजा सैनिटेशन, पर्दा, ये तमाम तर चैलेंजेस हैं, और उन्होंने कहा कि हमें इस इमदाद की ज़रूरत है। सो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि सदर्न पंजाब के लिए किस हिसाब से उनकी इस नीड को पूरा किया जा रहा है। देखिए, हेड मोहम्मद का जो अप स्ट्रीम है ना, वो कासिम भाई का हल्का है, मेरा उनसे मुसलसल रब्ता है। मैं जब उनके पास गया था और कमिश्नर मेरे साथ थे, टेंटों की उन्होंने बात की थी, जो उन्होंने टेंटों की बात की थी उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहली बात उसको फराहम कर दिए थे। कल सुबह फिर मैं उनके हल्के में मौजूद था, कल भी मैं मुल्तान था, मुजफ्फरगढ़ था, और कल मैं सारे रिलीफ कैंप खुद फिर के आया हूँ, लोगों से मिल के आया हूँ, जो गैप्स हैं उनकी निशानदेही की गई है। तो मैं सिर्फ ये मेरी बहन कहना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ यहाँ बैठ के काम नहीं कर रहे। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मेरे 3 विजिट हैं। कल ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमने सलाब रमजान के साथ मनाई है, और मैं कासिम साहब के हल्के में खुद मौजूद था। तो हमारा इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो लोग देख भी रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड है और सब काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही तनकीद इस वक्त जो आपके मुखालफिन करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं, कि इतने अच्छे रिलीफ वर्क में क्या ये ज़रूरी है कि जो सप्लाइज दी जा रही हैं रिलीफ के इन मुतासरीन को, फ्लड इफेक्टीज़ को, उस पर जो तशहीर की जाती है या जो तस्वीर लगाई जाती है, इस पर लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इस पर ना डिस्कशन की गई है। पहली बात है, सीएम साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है, और हम ये बिल्कुल लोगों को कह रहे हैं कि गैर जरूरी तशहीर से बिल्कुल अवॉइड करें। इस वक्त सिर्फ फोकस एक होना चाहिए, जो हमारे लोग मुतासरीन हैं, सलाबजदगान है, उनको रिलीफ देना और उनको दोबारा उनका रिहैब करना। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, सीएम पंजाब का, तमाम महकमों का फोकस इस वक्त उनकी रिलीफ पे है। और जिस जगह भी कोई गैप नजर आता है, हमारे जो मिनिस्टर्स इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं, डीसीज, आरपीओज, डीपीओज, सब लोग फील्ड में काम कर रहे हैं ऐसे, और आप यकीन करें कई कई दिन मुसलसल काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये बड़े यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, इंशाल्लाह इसको हम पूरा ऑफ सीजन में भी इसको फॉलो करेंगे, और जो लोगों की खुदा ना खासा नुकसानात हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंशाल्लाह पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफीक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे तो रुख करेंगे सिंध का। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डायरेक्टर जनरल पीडीएमए सिंध सैयद सलमान शाह साहब। इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, अलर्ट्स तो जारी हुए हैं और आप तवातुर से बताते भी आए हैं, लेकिन जो इस वक्त करंट सिचुएशन है कि जब पंजाब से सैलाबी रेले सिंध की तरफ रुख करे हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब दाखिल होने को हैं, तो ज़रा सूरत हाल बताइएगा कि किस हद तक अलर्ट जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त पंजतन से 6 लाख के करीब रेला गुजर रहा है, और ये पानी जो है 52 आवर्स के बाद जो है गुद्दू पे पहुंचेगा, और इसमें जो है वो मिठन कोट के रास्ते में पानी ज्वाइन होगा इंडस का। तो इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट्स हैं वो 800,000 प्लस की हैं, लेकिन हम तैयारी जो है वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि राजनपुर से अगर डेरा राजस्थान और इस कोई सुलेमान रेंज से अगर कोई बारिश होती है, जिसकी उम्मीद कम है करंट फोरकास्ट के हिसाब से, तो ये पानी उसमें एड ऑन हो सकता है। तो कॉन्टीजेंसी के तौर पे हम सुपर फ्लड की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं, उसको उसी को मेंटेन कर रहे हैं, और लोगों को जो है इवैक्यूएशन उसी तरीके से जारी सारी है। ओके, तो जो आप लोगों का प्लान है कि सुपर फ्लड की तैयारी के हवाले से कौन कौन से इलाके आप समझते हैं मुतासर हो सकते हैं? देखिए जी, सिंध के टोटल 15 अजला हैं, राइट और लेफ्ट बैंक मिला के, राइट ऑफ इंडस और लेफ्ट ऑफ इंडस। और उन अजला में जो अजला गुद्दू से सखर के दरमियान लाया करते हैं वो हमारे प्रायोरिटी 1 है, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा वनरेबल है, वही सबसे पहले फेस करते हैं सैलाब को। सही। अकॉर्डिंगली फिर जो है दरमियान वाला जो है सखर टू कोटड़ी वाला रीजन आता है, और फिर फाइनली कोटड़ी टू समंदर वाला रीजन आता है। टोटल 15 अजला मिला के इनके जो कच्चे का एरिया है वो हमारा मेन जो है इस वक्त पॉइंट ऑफ कंसर्न है, कि वहाँ के लोगों को हम सेफली, उनके माल मवेशी को सेफली हम इवैक्यूएट कराएं, और उनको अगर हमारे रिलीफ कैंप्स में आना चाहें
تو وہ بھی ویلکم ہے کیونکہ ہم نے ان کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے. اور اگر اپنے رشتے داروں وغیرہ کے پاس کہیں پہ جانا چاہتے ہیں 10-15 دن کے لیے, ہفتہ 10 دن, جب تک یہ پانی کا ریلا رہتا ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اگر جیسے آپ نے کہا کہ مزید پانی نہیں آتا اور یہ جتنا آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے یہ چلا جائے گا؟ اس لیے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو آج کی نہیں بلکہ پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 سے 11 لاکھ کے درمیان ہم ہینڈل کر سکیں گے آرام سے کہ وہ سیفلی چلا جائے سمندر تک. دیکھیں جی, 9 لاکھ سے اوپر پانی جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کی بالکل کیپیسٹی ہے سندھ کی. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے براجز ہیں وہ ڈیزائن ہے 12 لاکھ کیوسک تک, دونوں ناردرن براجز. لیکن اس میں سرٹن ایس او پیز ہمیں فالو کرنی ہوتی ہیں, اور ان ایس او پیز کی جو تیاری ہے وہ ہم نے سپر فلڈ والے اسی لیے رکھی ہے کہ وی آر ویری مچ ناٹ شیور اباؤٹ کہ کتنا پانی آئے گا. تو اگر انشاءاللہ تعالیٰ پانی 12 لاکھ کے بھی اندر آیا تو وہ ہینڈل ہو سکتا ہے, لیکن وتھ کوشن, کیونکہ بندوں پہ بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے. جو ہمارے براجز ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے. 2010 میں ہم نے پانی گزارا تھا, لیکن اس میں گدو کے نارتھ میں بھی ایک بریچ ہوا تھا, اور پھر نیچے تھٹا سجاول سائڈ پہ بھی 2 بریچز ہوئے تھے. تو اس لیے پوری کوشش ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں کامیاب کرے, کیونکہ ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ, ہمارے وزراء, وہ سارے فیلڈ پہ موجود ہیں, اور وہ تمام کرٹیکل پوائنٹس جن پہ دباؤ آ سکتا ہے پانی کا, ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ساروں کا ارینجمنٹ کر کے وہاں پہ فیلڈ میں وہ خود موجود ہے, پورا عملہ موجود ہے, اور جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے اپنی تیاری کی ہے کہ اگر کوئی ریلیف کیمپس میں آتے ہیں تو ان کو وہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان 15 اضلاع کی, انہوں نے بڑا پرو ایکٹیولی تقریباً 742 بوٹس کو ہائر کیا ہے, اور ان بوٹس کے ذریعے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ نکلیں باہر اور اپنے پکے کی طرف آئے. اور لیکن ہم نے ایز اے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی لوگ نہیں نکلتے یا کوئی رہ جاتا ہے, امید تو یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ سارے لوگ نکل آئیں, لیکن اگر نہیں نکلتے تو پھر ان کے لیے پھر ہم نے ریسکیو بوٹس کا ارینجمنٹ ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی انتظامیہ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ تعاون کیجیے گا. آپ کی جان, آپ کا مال مویشی بہت قیمتی ہے, تو سب سے پہلے پریورٹی پہ اس کو رکھ کے آپ انتظامیہ کے تعاون سے آپ جو ہے وہ پکے کی طرف اپنے آپ کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیجیے. سلمان شاہ صاحب, ایک جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سندھ پہلے بھی امبریس کر چکا ہے 2022 کے جو فلڈز تھے, تو اس کے بعد کیا خاطر خواہ کام ان پشتوں پر نہیں کیا گیا؟ جو اب بتایا جا رہا ہے کہ چند جگہوں پر جو پشتے جہاں کمزور ہیں ان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. نہیں, میرے خیال میں جو لوگ انویئر ہیں یا جن کی نالج نہیں ہے وہ سیلاب کو سیلاب کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, وہ بنتا نہیں ہے. آپ ایپل کو ایپل کے ساتھ ہی کمپیئر کر سکتے ہیں, ایپل کو کسی اور چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. 2022 کا جو فلڈ تھا وہ ایک اور ٹوٹلی انوائرمنٹ تھا, وہ بارش کی وجہ سے ہوا تھا, اور سندھ کے اندر بارش پڑی تھی یا بلوچستان میں, اور وہاں سے پہاڑوں سے پانی آیا تھا. یہ جو پانی ہے یہ نارتھ سے آ رہا ہے, ہمارے دریا کا ہے, تو دریا تو اپنے کورس پہ بہہ رہا ہے. اگر اس کو ٹرو سینس میں بات کی جائے تو یہ سیلاب ہم اس کو کیٹیگرائز کرنا بھی تھوڑا سا کوشچنیبل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اس میں پریکاشنز لینے ہوتے ہیں, پبلک کو بچانا ہوتا ہے, تو وہ ہم اس کو سیلاب کی کیٹیگری میں لیتے ہیں. ادروائز تو دریا اپنے کورس پہ بہ رہا ہے. جہاں تک 2022 کا تعلق ہے تو 2022 سے بارشیں ہوئی تھیں, اور اب نارمل بارش ہوئی تھی, کچھ جگہوں پہ تو 10 ٹائمز ہوئی تھیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ابھی کمپیریزن تو ہو گیا. اس کا کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں 2010 کے فلڈ کے ساتھ یا 2015 کے فلڈ کے ساتھ, جو کہ دریائی فلڈ آیا تھا. تو 2010 کا جب فلڈ آیا تھا 11 لاکھ پلس سے کیوسک کا ریلا گزرا تھا, تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 جگہوں پہ بریچز ہوئی تھی, تو ان بریچز کو پلگ ان کیا گیا ہے, نہ کیا گیا تھا بلکہ پورے بندوں کو جو ہے وہ اس کے بعد ریز کیا گیا تھا 6 فٹ. جو بھی ہمارے 102 ونریبل پوائنٹس ہیں جہاں پہ پانی کا ڈائریکٹ جو ہے وہ دریا جو ہے ایکٹ کرتا ہے یا ان کو ایروڈ کر سکتا ہے, ادھر جو ہے سیفٹی پریکاشنز کے طور پہ وہاں پہ اسپرز اور جے اسپرز, ٹی اسپرز اور ڈفرینٹ قسم کی اریگیشن کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیے جاتے ہیں تاکہ دریا کے جو ہے پانی کو بندوں پہ نہ پہنچایا جائے. تو اسی لیے یہی وجہ تھی کہ 2015 میں تقریباً 7.5 لاکھ سے اوپر کا ریلا ہم نے بخور خیر و عافیت سمندر میں بھجوایا تھا. تو اس لیے اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتی ہیں, 2022 کے ساتھ کمپیریزن میرے حساب سے نہیں بنتا قطعی طور پہ. صحیح, بہت بہت شکریہ. ڈی جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بین الاقوامی امور پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
वेलकम बैक। चाइना में SCO समिट के बाद अब देखना यह है कि अमेरिका और भारत और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कामरान बुखारी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कामरान, ये बताइएगा, पहले तो भारत के हवाले से बात कर लेते हैं। SCO समिट में जिस तरह से वो गए, वो तस्वीर सामने आई जिस पर सदर ट्रंप की जानिब से कॉमेंट भी किया गया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने जो दोस्त हैं रशिया और भारत, उन्हें एक डार्क और यानी तारीख गड्ढे में चाइना के खो दिया है। यू नो, दिस इज़ व्हाट इट मेंट। और उसके अगले ही दिन हमने ये भी देखा कि फिर सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उनके दोस्त हैं, जिसका फिर जवाब सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया भी है। तो ये क्या हो रहा है? क्या ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या मोदी ने SCO समिट में पार्टिसिपेट करके अमेरिका पर एक तरह से प्रेशर एग्जर्ट किया है? मैं नहीं समझता कि कोई भी छोटा मुल्क जो है वो किसी बड़े मुल्क पे, बिलखसूस अमेरिका पे, इस तरह प्रेशर डाल सकता है। पहली बात तो ये है कि चाइना के साथ क्या किया है, मतलब एक मीटिंग अटेंड की है SCO की, बस वहाँ तस्वीरें खींची हैं, वीडियोस उतरी हैं, खाना पीना हुआ है, तो उसके अलावा क्या हुआ है? मतलब अमेरिका दबाव में क्यों आएगा? पहली बात तो ये है। जहाँ तक सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का जो है ताल्लुक है, देखें वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं और वो उनका स्टाइल कह लें या उनकी जो है पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट के जो है ना टेक्निक कह लें, दैट्स वो उसको अगर हम साइड पे रख दें और हम ये देखें कि ग्राउंड रियलिटीज इम्पेरेटिव्स क्या हैं अमेरिका के और भारत के और चीन के, तो तस्वीर साफ वाज़ेह है कि देखें ये तीनों मुल्क, रूस, भारत और चीन, ये आपस में बगलगीर तो हो सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इनके जो अव्वलीन मसाइल हैं, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर इम्पेरेटिव्स हैं, उनका हल जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत में है। तो ये एक शो एंड टेल है, यूं कह लीजिए कुछ लेवरेज हासिल करने की कोशिशें हैं। चीन के लिए ये है कि जी वो ये शो ऑफ कर सकता है कि हाँ भाई देखिए हमने पूरी दुनिया को जमा कर लिया और अमेरिका को हमने आइसोलेट कर लिया। लेकिन रियलिटी ये है कि जो चाइना को चाहिए वो एक इकोनॉमिक डील है, भारत को चाहिए इकोनॉमिक डील, रूस को चाहिए, उसको भी हम इकोनॉमिक डील कह सकते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक यूक्रेन की जंग बंदी से है। सही। तो आई थिंक ये चीज़ मिस कर रही है, मतलब जो दुनिया में जर्नलिज्म हो रही है और एनालिसिस हो रहा है, ये चीज़ मिस की जा रही है। तो बुखारी साहब, फिर ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी नज़र से भी गुजरा होगा जो अमरीकी ओहदेदार की जानिब से, सेक्रेटरी कॉमर्स है उनकी जानिब से जो कहा गया कि अगले 1-2 माह में भारत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और वो माफ़ी मांगेगा भी और फिर उसके बाद जो है वो बातचीत होगी और इट विल बी एट द डेस्क ऑफ ट्रंप। सो आप ये देख रहे होता कि भारत वापस आएगा और उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अमरीकी सदर से और फिर मामलात वापस उनके दुरुस्त होना शुरू होंगे? देखें, उसमें जो सेक्रेटरी लटनिक ने जो बात की थी उसमें ये नहीं कहा था कि वो माफ़ी मांगेंगे या उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो ये है कि वो अपने किए पे जो है उनको नदामत होगी। उसका मैंने तो कम से कम ये मतलब लिया था, कोई फॉर्मल माफ़ी या तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आप जो है जो मांगे हैं उनको पूरी करें और बातचीत पे आएँ। और ये जो आप तेल खरीद रहे हैं रूस से, ये बंद करें। और उन्होंने बेसिकली कहा कि देखें आपको डिसाइड करना है कि आप किधर जाना चाह रहे हैं। अगर आप जो है ब्रिक्स में जाना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली रूस और चीन के दरमियान पिसे हुए हैं, ये उनका डायरेक्ट बयान है। अगर आप हमारे साथ डील करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। तो आई थिंक कि ये बात जो है साफ जाहिर है। और अब ये बात सिर्फ अमेरिका के ओहदेदार नहीं कर रहे, जो पीयूष गोयल हैं जो भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके भी बयानात हैं। ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसको ब्लूमबर्ग ने भी शाया किया था कि हम जो है नवंबर तक कोई डील कर लेंगे। और फिर उन्होंने कहा जी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उनको किसको कह रहे थे कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है? यानी अपनी आवाम को कह रहे थे। अपने भारत के अंदर जो सिचुएशन जो रद्द-ए-अमल आया है इस डाउन टर्न ऑफ रिलेशनशिप के हवाले से, तो वो उनको दिलासा दिला रहे हैं ना। तो मोटी बात यह है कि अल्टीमेटली भारत को कोई ना कोई डील बनानी है। अच्छा। और जो है ये जो चीन का दौरा और ये सब डिस्ट्रैक्शन। डॉक्टर बुखारी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक इन फोकस है डॉक्टर कामरान बुखारी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। इफ इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन एज यू पुट इट, तो चाइना जाकर क्या हासिल करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आप अब इसको इस तरह से इस जाविये से देखना शुरू करें? वो दो इसके जो है ना ऑडियंसेस हैं, मतलब इस चाइना जाने का जो डिसीजन था और एससीओ को अटेंड करने का, उसके दो ऑडियंसेस हैं। एक तो ये है कि आप अपने अंदरूनी मुल्क दिखा रहे हैं कि जो है अगर अमेरिका हमारे खिलाफ टर्न कर रहा है, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा दबाव है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भाई आप ये क्या हुआ, ये तो आप तो बड़े दोस्त थे, हाउडी मोडी चल रहा था और ये हो रहा था, तो उसका जवाब उन्होंने देने की उनको कोशिश करनी है। और वो इस तरीके से वो अपने अंदरूनी खाना जो ऑपोजिशन है या तनकीद है, नाकिदीन है, उनको जवाब दे रहे हैं। फिर दुनिया में भी दिखा रहे हैं, अमेरिका को भी कह रहे हैं कि देखें हम जो है हमारे साथ ये ताल्लुकात हैं, अगर मतलब लेवरेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हम अगर आपके साथ बातचीत करेंगे तो गिव एंड टेक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी है हमारे ताल्लुकात। ऐसा नहीं है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, अगर आप जो है उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं और हमारी आपको ज़रूरत नहीं रही है उस तरीके से जैसे पहले थी, तो हम भी बना सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर ऑल परसेप्शन शेपिंग, लेकिन जो एक्चुअल जो चेंज है जिसको हम जियोपॉलिटिकल चेंज कहते हैं वो उस तरह नहीं है, उसमें तफरीक करने की ज़रूरत है कि चेंज क्या होता है, एक्चुअल में हुआ क्या है, शिफ्ट क्या हुआ है और ऑप्टिक्स क्या है। ओके, ऑलराइट। सो इसमें फिर अमेरिका इस पूरे एससीओ को किस तरह से देख रहा है, बिकॉज वो परेड भी हुई और उसमें चाइनीज़ वॉरफेयर जो है उनकी जो पूरी मिलिट्री माइट है उसका भी एक ज़बरदस्त शो था। हाउ डू यू सी द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लुकिंग एट इट? आई थिंक वो उसमें वो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वाज वेरी टेलिंग कि तुम चाह रहे थे कि मैं देखूंगा और मैंने देखा है, तो मतलब वो बेसिकली सार्कास्टिक हो रहे थे कि मैं आपको गुड लक दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपकी जो है बड़ी शानदार परेड हुई है। तो वो देखें इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, उसकी एक बेसिक वजह है, कभी भी अस्करी ताकत कोई मुल्क परेड करके नहीं दिखाता। अस्करी ताकत का जो अंदाजा होता है वो जंगों से होता है कि एक्चुअल काइनेटिक स्पेस, बैटल स्पेस परफॉर्मेंस क्या है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, भारत और पाकिस्तान की 87 घंटे की जो जंग थी जी। जंग में जाते हुए मैं भी उसमें शामिल करता हूँ अपने आप को उन ऑब्जर्वर्स में कि हमारा यही था कि जी पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, भारत जो है ना बड़ा मुल्क है, तो पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन हुआ क्या फिर, पाकिस्तान ने जो है उनके आधे दर्जन जहाज गिरा दिए और वो उससे क्या फिर साबित हुआ, उससे साबित हुआ कि यार छोटा मुल्क है लेकिन ताकत का जो वो जिसे कहते हैं अंदाजा वो एक्चुअल काइनेटिक परफॉर्मेंस से होता है। वैसे तो आप हार्डवेयर को दिखा सकते हैं कि देखें ये हमारी हार्डवेयर है, ये हमारे मिसाइल हैं, ये हमारी टैंकें हैं, ये हमारे जहाज हैं। वैसे अगर जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह ये 20th सेंचुरी जो है ना टेक्नोलॉजी है। अब तो अमेरिका के अंदर तो इसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि भाई इनको फेज आउट किया जाए, क्योंकि अब जो नया दौर है ड्रोन्स का, AI का, उसमें तो ये जो है मतलब दे आर सिटिंग डक्स। तो ये इन सब चीज़ों को बारीकी से देखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये है, बल्कि हमारे यहाँ क्या पूरी आलमी बरादरी में जो जर्नलिज्म हो रही है वो ये है कि वो इस चीज़ को बहुत फोकस करती है कि तस्वीरें क्या हो रही हैं, कोई शो एंड टेल क्या कर रहा है। और ये मैं समझता हूँ चीन की इन्फो ऑप्स की जो ऑपरेशंस हैं उनकी कामयाबी है कि उन्होंने जो है पूरी दुनिया को अपने इस चक्कर में मरकूज कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।